हाँ जी, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जस्ट 1 सेकेंड। आई एम स्टार्टिंग द क्लास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे। जीओसी हमने कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर। आज हमें आइसोमेरिज्म करना है। आइसोमेरिज्म के हम अगेन 50 क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ, और उस 50 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर के हर टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? पहले कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मिलेंगे, फिर जीआई के मिलेंगे, फिर ओआई के मिलेंगे। ठीक है? इस तरह से, और कुछ कन्फर्मर के भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर इज वेरी इजी। आइसोमेरिज्म क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो बड़ी आसान में ये कवर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आइसोमेरिज्म। अगले 2 घंटे के लिए आप मेरे साथ आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर आइसोमेरिज्म। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है विच पेयर रिप्रेजेंट्स चेन आइसोमर। कौन सा पेयर है जो चेन आइसोमर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अब हमें रिकॉल करना है कि चेन आइसोमर कहते किसे हैं। तो चेन आइसोमर में आपको देखना है बस कि डिफरेंट पेरेंट चेन होना चाहिए, या फिर आपके पास डिफरेंट साइड चेन होना चाहिए, या तो डिफरेंट पीसी होना चाहिए या डिफरेंट एससी होना चाहिए। डिफरेंट पीसी यानी कि डिफरेंट पेरेंट चेन की बात करेंगे। डिफरेंट पीसी यानी कि डिफरेंट पेरेंट चेन की बात करेंगे, और डिफरेंट एससी का मतलब डिफरेंट साइड चेन की बात करेंगे। डिफरेंट पेरेंट चेन और डिफरेंट साइड चेन। अच्छा, डिफरेंट पेरेंट चेन का क्या मतलब है? सो डिफरेंट पेरेंट चेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। डिफरेंट पेरेंट चेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। और डिफरेंट साइड चेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन इज डिफरेंट। तो अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए तो साइड चेन डिफरेंट हो जाएगा। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी डिफरेंट हो जाए, दिस और दिस, तो आपके पास कहलाता है दिस इज चेन आइसोमर, है ना? लेट्स गो फॉर ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन में आप जाते हो CH3 CHCl2। जब आप ए ऑप्शन बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का पहला कंपाउंड ये रहा। लेट्स गो फॉर दूसरा कंपाउंड। सो दूसरे कंपाउंड में CH2, फिर CH2, फिर यहां पे Cl और फिर यहां पे Cl। यही बनाओगे आप। अगर आप इस कंपाउंड के बारे में जानते हैं तो इसको हम लोग जेमिनल कहते हैं। एक ही कार्बन से अगर 2 वैलेंसी फ्री हो इसको जेमिनल कहते हैं। और अगर नेबरिंग कार्बन से वैलेंसीज फ्री हो इसको हम लोग विसिनल कहते हैं। ठीक है? एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो जेमिनल, अलग अलग कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो विसिनल। ठीक है? अब आप देखो तो इसमें क्या डिफरेंट है। ये चेन आइसोमर नहीं है। रीजन देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज सेम। यहां भी 2 कार्बन है और यहां भी 2 कार्बन है। बट अगर आप देखो तो पोजीशन डिफरेंट है। यहां पे फर्स्ट कार्बन पे ही दोनों Cl है, यहां पे फर्स्ट और सेकंड पे अलग अलग पे Cl है।
सो ये दोनों क्या हो गए, दे आर पोजीशन आइसोमर, इसको मैं शॉर्ट में पीआई लिख रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आओगे, एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बी ऑप्शन पे चलते हैं, एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सो एन प्रोपाइल एल्कोहल की बात करते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ये है आपके सामने। अगर मैं OH को हटा दूं, दिस इज एन प्रोपाइल, OH लगा दिया एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल बना लेते हैं, तो आइसो इज दिस ग्रुप, इसको हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं। अगर मैंने इसमें OH लगा दिया, दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। चेक करते हैं कि क्या ये पेरेंट चेन, मेजॉरिटी बच्चे यहां गलत करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि उनको लगता है देखो यहां पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, बट डिफरेंट नहीं है, इट इज सेम। जब OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, पेरेंट चेन सेम है, हाँ पोजीशन डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप का। यहां फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो ये चेन नहीं पोजीशन है। थर्ड पे आ जाओ, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। अगर मैं थर्ड ऑप्शन बनाने चलो यहां पे 2 मिथाइल एंड 1 प्रोपेनॉल, तो सबसे पहले आप प्रोपेनॉल बना लो। ये हमने प्रोपेनॉल बना लिया और 2 पे मिथाइल लगा दिया, तो दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, राइट। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। यहां पे जाओगे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। सो जब 2 पे मिथाइल जाओगे और 2 पे ही प्रोपेनॉल चाहिए, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब बताओ व्हाट विल बी द पेरेंट चेन। तो अब जब पेरेंट चेन जाओगे तो दिस विल बी द 3 कार्बन का पेरेंट चेन। यहां पे जब आप पेरेंट चेन लाओगे तो अगेन यहां पे भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। OH का पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए PI हो गया। तो A हो, B हो, C हो। देखो ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग है कि सारे ही लगते हैं चेन आइसोमर है, बट ये तीनों पोजीशन आइसोमर है। तो आंसर आपका डी ऑप्शन आएगा। अगर ये तीनों पोजीशन है तो आंसर अपने आप डी है, बट फिर भी डी को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व डी ऑप्शन। अब मैं डी ऑप्शन को यहां सॉल्व कर रहा हूं, लेट्स सॉल्व, स्पेशल है इसलिए अलग से कर रहा हूं। लेट्स सॉल्व डी ऑप्शन। अब ये डी ऑप्शन में 2 मिथाइल ब्यूटेन है, लेट्स राइट 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे आपने मिथाइल बना दिया और फिर आपने ब्यूटेन बना दिया, तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये नियोपेंटेन है, और नियोपेंटेन आपके पास कुछ इस तरह से होता है, कार्बन ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है और आगे CH3 है, दिस इज नियोपेंटेन। वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये नियोपेंटेन है। अब जब आप इसमें चेन आइसोमर देख रहे हो तो यहां पे जो पेरेंट कार्बन है वो 4 कार्बन है, और यहां पे जो पेरेंट चेन में कार्बन है वो 3 कार्बन है। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट, now these are called as chain isomer. So the answer is D option. Can we move to the next question? Let's go for the next question. Next question क्या कहता है? ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब वन लाइनर हो, आसान क्वेश्चन हो, सब में कॉन्सेप्ट लग रहा है, और एग्जाम में कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ये सब नहीं आता है, ठीक है। वो जरूर थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। अब देखो समझदारी का काम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। किसी भी चीज को ना थोड़ा एनालिसिस इन डेप्थ करनी चाहिए। तो मेरा तो वही तरीका है जिंदगी को देखने का कि किसी भी चीज को अगर करना है तो सबसे पहले उसके तह तक जाओ, बेस तक जाओ, उसके इन डेप्थ एनालिसिस करो। अब मैं आपके एग्जाम की इन डेप्थ एनालिसिस अगर मुझे करना हो, इस बार का बोर्ड एग्जाम ले लो, इस बार का सिंपली 10th बोर्ड एग्जाम ले लो, जो कि सबसे बेसिक एग्जाम है, 10th बोर्ड एग्जाम। 10th बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स काफी डिफिकल्ट आया था 2 सेट्स में। अब आते हैं 10th बोर्ड एग्जाम का मैथ्स, काफी लेंदी आया था। मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, कहीं ना कहीं उसके पास इंस्ट्रक्शन है कि आपको थोड़ा सा पेपर अच्छे लेवल का रखना है, राइट। अब वो 10th बोर्ड को अगर इंस्ट्रक्शन है, अच्छा सिमिलर लेंदी ऑप्शन जो है ना वो 12th बोर्ड में भी देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है कि जेई नीट के जो एग्जाम आगे आने वाले हैं उसमें बहुत आसान होने वाला है? वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा लेकिन बहुत आसान भी नहीं होगा। इट विल बी ऑन द हायर साइड ऑफ मीडियम लेवल। मीडियम लेवल का हायर साइड होगा, थोड़ा लेंदी होगा। मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
वो तो मैं करके दिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना आप करेंगे तो जल्दी होगा। खैर यहां पे आओ, पोजीशन आइसोमर की बात करते हैं। कौन सा पोजीशन आइसोमर है? तो ये देखोगे पहले कार्बन में 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और ये वाला 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। ये चेन आइसोमर, अगर पेरेंट चेन ही बदल जाए, दिस इज चेन आइसोमर। नेक्स्ट यहां पे आ जाओगे, दिस इज फर्स्ट पे आपके पास एल्कीन है, यहां पे जाओगे सेकंड पे आपके पास एल्कीन है। तो अगर पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ ब्रांच, इन तीनों में से कुछ भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, दिस इज पोजीशन आइसोमर। आंसर आ चुका है। थर्ड वाला भी आंसर जल्दी से बता दो। क्या आपको दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है? दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज ईथर। तो दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो दिस इज फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। यहां पे आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड, आई थिंक 1 2 3 चेन आइसोमर हो गया ये, 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे दोनों में पेरेंट चेन डिफरेंट है, और अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो दिस इज अ चेन आइसोमर। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर? ये आपके स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट, अब यहां आ जाओ, CH3NH32H5, CH3 whole N, CH3 whole thrice N, which type of isomerism? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, which type of isomerism is found here? Which type of isomerism is found here? अब आप देखो पहले वाले में, क्या ये आपको 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है? दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन, दिख रहा है ना? फिर देखोगे सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या आपको यहां पे 3 डिग्री अमाइन नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। तो एक 2 डिग्री अमाइन, एक 3 डिग्री अमाइन है। क्या ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गए तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड, ये सब क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, आवश्यक कंडीशन क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन इज वेरी सिंपल, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अच्छा मुझे बता दो, कौन कौन सी चीजें सेम होती है आइसोमेरिज्म के लिए? कमेंट में लिखो आप सब लोग, कौन कौन सी चीजें सेम होती है आइसोमेरिज्म के लिए? तो क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है? यस, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। फिर मुझे बताओ और क्या सेम होता है? तो अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा? हां जी, जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम। आप मुझे बताओगे क्या इंपिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा? इंपिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। अच्छा, क्या अगर मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा? बिल्कुल ठीक बात है, मोलिक्यूलर वेट भी सेम होने वाला है, मोलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। अगर मोलिक्यूलर वेट सेम है तो क्या वेपर डेंसिटी भी सेम होगा? मोलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा। और अगर वेपर डेंसिटी सेम है तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम, इंपिरिकल फॉर्मूला सेम, वेट सेम, वेपर डेंसिटी सेम, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम। नेसेसरी कंडीशन क्या है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट, यहां पे आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर? कौन आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर? अब देखो, आइसोमर के लिए क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए? चेक करते हैं। इसमें जितने कार्बन है उतने ही कार्बन यहां है, जितने ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन यहां है, जितना डीयू है उतना ही डीयू भी यहां है। तो अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डीयू सेम तो ऑब्वियसली वो होगा आपके पास क्या? दिस विल बी द आइसोमर। डू नॉट रिप्रेजेंट पूछा हुआ है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। दिस इज अ डू नॉट रिप्रेजेंट का आंसर, डू नॉट है, यहां पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो जीआई शो, ये तो आपके पास आइसोमरिज्म शो करेगा, दीज आर आइसोमर्स। पहला वाला क्वेश्चन तो आइसोमर्स है। दूसरे वाले में आते हैं, यहां भी जितने कार्बन उतने ही कार्बन है, जितने ऑक्सीजन उतने ही ऑक्सीजन, जितने डीयू उतने ही डीयू है।
तो कार्बन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम, डीयू भी सेम। अब देखोगे क्या होगा, दे आर आइसोमर्स। क्यों? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है ना। अगर इन दोनों में पता करना है तो इन दोनों में दे आर पोजीशन आइसोमर्स। देखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम हुआ, यहां पे देखोगे तो फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। नंबर ऑफ कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, डीयू सेम, हां फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो अगेन दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर, मतलब आइसोमर यही है। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन में देखोगे ये आइसोमर नहीं है। क्यों? अरे आइडेंटिकल है। आप देखो ये ऑक्सीजन इस साइड है, उसको सेम प्लेन में ही तो घुमाया गया है, तो अगर सेम प्लेन में घुमा रहे हो मॉलिक्यूल विल बी आइडेंटिकल। पढ़ाया था ना फिशर में भी और हर जगह कि अगर प्लेन ऑफ पेपर में आप घुमाते हो किसी भी एंगल से, मॉलिक्यूल विल बी आइडेंटिकल, होमोमर और सेम। तो ये आइसोमर नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, ये सेम ही है। आइसोमर मतलब डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, तो आइडेंटिकल है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज होमोमर्स। आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की पहले हर वैरायटी करेंगे, देन वी विल मूव टू GI, OI एंड कन्फर्मर्स। Which functional group is present in the compound having molecular formula C4H8O? क्या अमेजिंग क्वेश्चन है। C4H8O दिया हो गया, कह रहे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, तो यहां पे आते हैं, डीयू निकालो सबसे पहले। तो डीयू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। दिस विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला हुआ 4 + 1 5 माइनस H कितना है 8, X कितना है 0, N कितना है 0, डिवाइड बाई 2 करोगे, ड्यू आगे आपके सामने 1। द होल कैलकुलेशन विल ड्रॉप डाउन टू 1। अब ड्यू 1 है भाई, और ड्यू 1 के साथ साथ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, तो ऑक्सीजन भी आपके पास 1 है। ड्यू 1 है, ऑक्सीजन 1 है, क्या होगा आपके सामने, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी सोचो। ड्यू 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, एल्डिहाइड। ड्यू 1 ऑक्सीजन 1, देखो यही तो होता है एल्डिहाइड, ये हो सकता है। ड्यू भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। क्या कीटोन भी तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, कीटोन में भी ड्यू 1 और 1 ऑक्सीजन है, तो एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी संभव है। ठीक है, साथ में मान लीजिए ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और एल्कोहल, ड्यू 1 है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या अनसैचुरेटेड एल्कोहल भी तो इसी का पार्ट है। तो इस फॉर्मूले से अनसैचुरेटेड एल्कोहल भी बनेगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल भी बनेगा। अब देखो ऑल ऑफ दीज इसके आंसर है। क्या क्या मोलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकता है, तो सारे ही बन सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, ये देखो ऑप्शन में लाओ, ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आंसर होगा, नहीं मैच कर रहा है तो आंसर नहीं होगा। खुद से सोचने से बेहतर है ऑप्शन से मैच करा लो। एल्डिहाइड में ड्यू 1 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, कीटोन में भी ड्यू 1 1 ऑक्सीजन है, अनसैचुरेटेड का मतलब ड्यू 1, एल्कोहल का मतलब 1 ऑक्सीजन। वेरी नाइस, तो तीनों ही होगा आंसर। नेक्स्ट आप चले जाओ यहां पे C2H4O2, आपके पास यहां पे दिया गया है, ड्यू निकालो सबसे पहले, तो ड्यू विल बी, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो कितना हो रहा है आपके पास, ड्यू भी 1 आ रहा है। ड्यू 1 है, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, दैट मींस 2। ड्यू 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आपके सामने देखोगे ये फॉर्मूला है। अच्छा, ड्यू 1 ऑक्सीजन 2 है, ड्यू 1 ऑक्सीजन 2 में ड्यू 1 ऑक्सीजन 2 में आप देखोगे आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ कर लो। जब भी आपके पास ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ कर लो, तो क्या ड्यू 1 आ रहा है, बिल्कुल सही, ड्यू 1 आ रहा है। ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, हाँ ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो ड्यू 1 ऑक्सीजन 2, इसका मतलब ये तो होगा। एस्टर ड्रॉ करते हैं, एस्टर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या आपके सामने एस्टर यही तो होने वाला है, ड्यू 1 है, हाँ, ऑक्सीजन 2 है, हाँ है। अमाइन की बात कर लेते हैं, अमाइन, अमाइन है तो NH2, इसमें कहां ऑक्सीजन आएगा, ये नहीं होने वाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर होने वाला है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको यहां से ड्यू निकालना है और फॉर्मूले से, ऑप्शन से फॉर्मूला बना के मैच करना है। करेक्ट, लेट्स गो फॉर द अदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर, कौन से पेयर ऑफ कंपाउंड है जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं।
Which of the following pair of compounds are functional isomers? Let's see. जिसमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. आओ चेक करते हैं. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. हाँ, मोलिक्यूलर जितने कार्बन उतने जितने ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक करो ड्यू सेम है क्या? ड्यू भी सेम है. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, एमएफ सेम हो रहा है, ड्यू सेम हो रहा है. ये एस्टर है और ये भी एस्टर है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता तब तो फंक्शनल आइसोमर होता. ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसलिए फंक्शनल आइसोमर नहीं हुआ. ये नहीं होगा. नेक्स्ट आ जाओ. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सेम, और ये देखोगे तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ये एस्टर है. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. फर्स्ट वाला आपके सामने एस्टर है और दूसरा वाला आपके सामने कीटोन एंड ईथर है. क्या फंक्शनल ग्रुप बदल गया? अगर मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो दिस इज नोन एज योर फंक्शनल आइसोमर्स. क्या ये क्लियर है? क्या ये पूरी तरह से क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे ही आप जाओगे नेक्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन पे आओ, सी ऑप्शन पे. क्या यहां पे मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ड्यू डिफरेंट हो गया? देखो ड्यू डिफरेंट हो गया तो ये आइसोमर नहीं होगा. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, मैं लिख देता हूं फंक्शनल आइसोमर का क्राइटेरिया. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपका फंक्शनल आइसोमर होता है. इसमें ड्यू ही डिफरेंट हो गया, नहीं होगा आइसोमर. नेक्स्ट वाले में आ जाओ. फंक्शनल ग्रुप सेम है. देखो कीटोन यहां भी, कीटोन यहां भी है. सिमिलरली ये भी कीटोन, ये भी कीटोन. अरे भाई कीटोन 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 ही कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, तो दिस इज नॉट एन आइसोमर. तो बहुत सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर? तो फंक्शनल आइसोमर इज वेरी वेरी इजी. आपके सामने देखेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हां, ड्यू सेम, हां, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, हां, बस खत्म. मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ड्यू सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. आपके सामने बी ऑप्शन आ चुका है. नेक्स्ट स्क्रीन पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ये क्वेश्चन अच्छा है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सही से करना है. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं. चलो अब करो. पहले वाले में आप देखना, पहले वाले में ये क्वेश्चन यहां से यहां तक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड से पहले तक है. दिस एंड दिस की बात कर रहा है. तो अगर आप देखो तो यहां पे सेकंड कार्बन पे कीटोन आ रहा है, ठीक है, और यहां पे आप देखो तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है. लेकिन क्या कीटोन एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? और कीटोन अगर पॉलीवैलेंट है तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाला कौन सा आइसोमरिज्म होता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अगर है तो कौन सा आइसोमरिज्म होता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में मेरे भाई मेटामर होता है. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में मेटामर होता है. इसलिए ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, ये मेटामर होगा, तो ए का आंसर 2 आने वाला है. चलिए बी का सॉल्व करते हैं. इजी है यार, बी इज वेरी इजी. बी में आपको दिख रहा है दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. बी में आपको नजर आ रहा होगा दिस इज अल्कोहल, और इसमें नजर आ रहा होगा दिस इज फिनॉल. ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है. अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. तो क्या बी में आंसर 3 आने वाला है? बी का आंसर भी आ चुका है. सी में देखते हैं. सी में बड़ी इजी है. 1 और 2 पे ब्रांच है, यहां पे 1 और 3 पे ब्रांच है. तो क्या ब्रांचेस का पोजीशन बदल रहा है? और अगर ब्रांच का पोजीशन बदल रहा है, दिस इज पोजीशन आइसोमर. सी का 1 होने वाला है. नेक्स्ट ऑप्शन डी में जाते हैं, तो दिस इज योर पोजीशन आइसोमर. देखोगे नहीं, चेन आइसोमर. 4 कार्बन का पेरेंट चेन है. यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है. तो यहां पे चेन आइसोमर डी का आपके पास 4 ही होने वाला है. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 2 3 1 4. सी का 4 कह रहा है, ये चेन आइसोमर है. गलत है, चेंज कर लीजिए. गलत है, अपन ने जो सॉल्व कर दिया तो कर दिया, राइट. दिस इज 4. बुक में आंसर गलत है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता. देखो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अपने पढ़ाई पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, कि ऑप्शन में आप करेक्शन ढूंढ लो, राइट. किसी भी तरह से सी चेन नहीं हो सकता.
ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है किसका, ब्रांच का, तो ये पोजीशन आइसोमर ही होगा। ठीक है, तो आप चेंज कर लीजिएगा, यहां एरर था इसमें। नाइस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिंग चेन आरसीआई किसे कहते हैं? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, एक ओपन चेन हो एक रिंग हो। रिंग चेन आइसोमर किसे कहते हैं? मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। डीयू क्या होना चाहिए? सेम। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, और एक ओपन चेन होना चाहिए, और ओपन चेन के साथ साथ एक क्लोज्ड कंपाउंड भी होना चाहिए। ओपन चेन एंड रिंग होना चाहिए। एक कंपाउंड ओपन चेन होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड रिंग होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन नहीं होगा, डीयू अलग अलग है। देखो डीयू 1 है, डीयू 0 है। ये बेंजीन डीयू सेम है, डीयू सेम है, लेकिन एक रिंग चेन और एक रिंग होना चाहिए, एक ओपन चेन होना चाहिए, तो दोनों ही रिंग है। देखो डीयू सेम है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। हां, एक ओपन चेन और एक रिंग है, दैट मींस दिस विल बी योर रिंग चेन आइसोमर, ऑप्शन सी। दूसरे वाले में दोनों ही रिंग है, आरसीआई नहीं हो। आरसीआई में एमएफ सेम, डीयू सेम, एक ओपन चेन और एक रिंग होना चाहिए। एक ओपन चेन और एक रिंग सी ऑप्शन में है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? अब जल्दी से इसको ना स्कैन करो, करेक्ट मैच कौन सा कह रहा है? चेन आइसोमर है क्या पहला वाला? देखने से ही लग रहा होगा चेन नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो रहा है। देखने से ही लग रहा है कि चेन आइसोमर नहीं हो सकता, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड बदल रहा है। 1 2 3 4, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड 1 से 2 पे चला गया। ये दोनों आइडेंटिकल है। यस भाई, किसी भी एक मॉलिक्यूल को 180 घुमाना है, आइडेंटिकल हो जाएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट मैच यही तो है भाई। देख लो, इसको मैं 180 डिग्री ऐसे घुमा दूं, सेम ही तो हो जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड को आप 180 डिग्री घुमाते हैं, वो कंपाउंड सेम रहता है। समझ में आया? किसी भी कंपाउंड को अगर हम 180 डिग्री घुमा देते हैं, कंपाउंड सेम रहता है। दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट यहां पे जाओ, विच आर पोजीशन आइसोमर। ये चेन आइसोमर है, पोजीशन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। दे आर चेन आइसोमर्स, पोजीशन नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पे आ जाओ। यहां पे आओगे, दिस इज योर ईथर। यहां पे आओगे, दिस इज योर एल्कोहल। क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं? दे आर फंक्शनल आइसोमर, बट ये मेटामर कह रहा है नहीं। तो आंसर देखोगे, आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मुझे जल्दी से बता पाएंगे क्या? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, अगर एक ओपन चेन है और एक रिंग है, तो क्या आरसीआई बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर? जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर ऑप्शन आ चुका होगा। नेक्स्ट, ये भी मुझे जल्दी से चाहिए। क्या सीधा दिख रहा है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। यहां पे आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन 1, यहां पे आप नंबर ऑफ कार्बन कितना देखोगे? 2। यहां पे आप आने वाले हो, ओहो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है तो मेटामर बोलते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन मेरे भाई सेम है यहां पे, और अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल ना। सेम है तो क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल ना। आगे बढ़े। बेयर्स एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम पूछा है भाई। बेयर्स एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन, किसमें सबसे ज्यादा बेयर्स एंगल स्ट्रेन? कह रहा है साइक्लोडेकेन भाई 10 कार्बन के रिंग में, या फिर पेंटेन 5 कार्बन के रिंग में ज्यादा है, या फिर ब्यूटेन 4 कार्बन के रिंग में ज्यादा है, या फिर प्रोपेन 3 कार्बन के रिंग में ज्यादा है। हमने पढ़ा है कि 3 कार्बन का जो साइक्लोप्रोपेन होता है सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, उसी को बेयर्स एंगल स्ट्रेन कहते हैं। फिर जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता है, बेयर्स स्ट्रेन कम हो रहा है। रिंग का साइज और बड़ा हो रहा है, बेयर्स एंगल स्ट्रेन और कम हो रहा है। रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, बेयर्स एंगल स्ट्रेन और कम हो जाएगा। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ रिंग साइज इंक्रीजेस, बेयर्स एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस। बट यहां पे मैक्सिमम पूछा था, यानी कि सबसे छोटे साइज में। नेक्स्ट, ये देख लो क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर ऑफ इथेन कितने होते भाई? इथेन के कन्फर्मर तो सब लोग सोचना स्टार्ट किए होंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, गॉश, एंटी, है ना, ये सब सोचना स्टार्ट किए होंगे। कई लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सर एक 0 डिग्री पे होता है, 60 पे होता है, 120 पे होता है, 180 पे होता है, 240 पे होता है, 300 पे होता है, 360 पे होता है।
है ना। मेरे गधों, बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के गधे हैं आप। फिर से सोचो, क्या मैंने बताया था कि कन्फर्मर को हम इनफाइनाइट टाइम्स घुमा सकते हैं, राइट? जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है तो फ्री रोटेशन तो हमारे हाथ में है। हम 0 डिग्री पे करें, 1 डिग्री पे करें, 1.1 पे करें, 1.2 पे करें, 1.3 पे करें, 1.33 पे करें, 1.333 पे करें, ये तो हमारे ऊपर है ना कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के बीच में कितना कन्फर्मर हो सकता है? इनफाइनाइट। हमारी मर्जी हम कितना घुमाएं उसको। तो किसी भी मॉलिक्यूल का कितना कन्फर्मर हो सकता है? इनफाइनाइट। एनी मॉलिक्यूल कैन हैव इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, ठीक है। एंगल फिक्स नहीं होता। अब एक और चीज बताओ, 0 से 360 में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। 0 से 360 में कितने एंगल्स हैं? इनफाइनाइट। तो 0 से 360 में कितने कन्फर्मर है? इनफाइनाइट। कन्फर्मर क्या है? एंगल ही तो है, इनफाइनाइट एंगल्स। नेक्स्ट, लीस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मर पढ़ना है और मैंने आपको याद कराया हुआ है, क्लास टेस्ट भी है, याद कराया है, क्लास टेस्ट भी है, ठीक है। क्लास टेस्ट भी है में सबसे ज्यादा सी का मतलब चेयर फॉर्म, टी का मतलब ट्विस्ट बोट, टी का मतलब ट्विस्ट बोट, भी का मतलब आपके सामने आता है बोट, और एच का मतलब आपके सामने आता है हाफ चेयर। क्लास टेस्ट भी है, बड़ी सिंपल है, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड देन हाफ चेयर। एक सेकंड रुक जा भाई, एंड देन हाफ चेयर। सुनो गौर से, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म इज द हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दिस इज चेयर फॉर्म, हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ट्विस्ट बोट की बात करते हैं ट्विस्ट बोट की बात करते हैं तो आप देखोगे ठीक है, ये बोट को हमने ट्विस्टेड कर दिया है, दिस इज योर ट्विस्टेड बोट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ट्विस्टेड बोट कुछ इस तरह से होता है, बोट ही होता है इनिशियली बट वो घूम जाता है, बोट ही होता है इनिशियली बट वो घूम जाता है, दिस इज योर ट्विस्टेड बोट, ठीक है। फिर आपको बनाना है बोट फॉर्म। ट्विस्टेड बोट के बाद जो कन्फर्मर होता है वो होता है बोट फॉर्म, और सबसे कम जो होता है दैट विल बी योर हाफ चेयर। जो सबसे कम होता है दिस विल बी योर हाफ चेयर फॉर्म। क्या ये क्लियर है? क्लास टेस्ट भी है चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड देन हाफ चेयर, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड देन हाफ चेयर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा है, ऑब्वियसली चेयर। वैसे तो आंसर इसका 10 सेकंड का था बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर पूछ रहा है एन ब्यूटेन का। भाई मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन होगा? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या एंटी होता है? देखो इसमें 2 बल्कि ग्रुप है, दिख गया? जब भी कन्फर्मर में 2 बल्कि ग्रुप आ जाए तो सबसे स्टेबल कौन होता है? एंटी कन्फर्मर। उसके बाद कौन होता है? फिर गॉश होता है, और आपके पास फिर कौन होता है? तो ट्विस्ट बोट, सॉरी एंटी गॉश, फिर पार्शियली क्लिप्स्ड, एंटी होता है, गॉश होता है, फिर आपके सामने पार्शियली क्लिप्स्ड होता है, और सबसे कम आपके सामने एक्लिप्स्ड होता है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपके क्वेश्चन में एक ही बल्कि ग्रुप हो तो वहां पे सिंपल चलता है, एंटी इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। अगर क्वेश्चन में एक ही बल्कि ग्रुप हो, एंटी ग्रेटर देन स्टैगर्ड। अगर 2 बल्कि ग्रुप हो तो ये वाला, एक बल्कि ग्रुप हो तो ये वाला। एंटी का मतलब क्या होता है? बल्कि ग्रुप 180 पे होने चाहिए। बल्कि ग्रुप 180 पे सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप देख लो, यहां पे बल्कि ग्रुप यहां है और यहां पे बल्कि ग्रुप यहां है, बल्कि ग्रुप 180 पे है, तो क्या हो गया? एंटी फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ओहो, बहुत बढ़िया। पूछ रहे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए हैविंग 3 मेंबर रिंग। ट्विस्ट है, क्वेश्चन में मजा तभी है जब क्वेश्चन में ट्विस्ट हो। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H12 हैविंग 3 मेंबर रिंग? कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करोगे? DU निकालो सबसे पहले, कैलकुलेट DU।
तो डी निकालोगे C6H14 का, तो डी इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। दिस इज डी का फॉर्मूला। डी के फॉर्मूले में हमने रखा 6 + 1 7 हो गया, माइनस H की वैल्यू रखा 12, ये है नहीं, डिवाइड बाई 2, 7 - 6 दैट इज 1। D1 का मतलब या तो पाई बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। क्वेश्चन आसान कर दिया। हालांकि अगर मैं क्वेश्चन बनाने होता तो मैं ये 3 मेंबर हटा देता, तो क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। उसमें पाई बॉन्ड भी बनाना पड़ता, फिर रिंग भी बनाना पड़ता। बट ठीक है, हमारे जैसे टेढ़े लोग आपको वहां नहीं मिल रहे एग्जामिनर में, है ना। सरल लोग हैं बेचारे, आसान क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। क्वेश्चन उन्होंने बहुत आसान बना दिया। कह रहा है कि केवल वही आइसोमर बनाना है जो 3 मेंबर रिंग चाहिए, केवल वही आइसोमर बनाना है जिसमें 3 मेंबर रिंग हो, पाई बॉन्ड भूल जाओ। अच्छा, तो 3 मेंबर रिंग बना लो। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 3 बाहर रख दो। 3 रिंग में 3 बाहर। और क्या पॉसिबिलिटी है? तो 3 मेंबर रिंग बनाया, 2 मेंबर का यहां बना दो और 1 मेंबर ऐसे बना दो। यह पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है कि इसी 2 मेंबर और 1 मेंबर में 2 मेंबर यहां बना दो और इसका पोजीशन आइसोमर बना दिया। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? और पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो ये देखो 3 मेंबर की रिंग है। अब इसमें 2 मेंबर यहां बना दो और 1 मेंबर यहां बना दो। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक कार्बन का। वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। बेटा इसमें क्या है ना, दिमाग ही लगाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें दिमाग ही लगाना पड़ता है, जो शायद आपके पास, शायद क्या नहीं है। अब देख लो कितने आपके पास आइसोमर है? 5। हाउ मेनी आइसोमर आर देयर? 5 आइसोमर्स आर देयर। अब चूंकि 5 आइसोमर्स हैं, 5 आइसोमर्स हैं, दिस इज योर 5 आइसोमर। सोचना नहीं होता, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब चलो ठीक है, ज्यादा बेइज्जती नहीं करते, एग्जाम आ रही है तुम्हारी। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स आर पॉसिबल? अब जिसने मेरे से पढ़ा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन करने में आपको 10 सेकंड लगना चाहिए, हार्डली 10 सेकंड्स। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो फिजिक्स का टाइम बचाएगा। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स आर पॉसिबल विद C4H8O? हाउ मेनी एल्डिहाइड्स आर पॉसिबल? तो देखो मैंने क्या बोला है कि एल्डिहाइड बना दीजिए। कितने कार्बन बचे? टोटल 4 कार्बन है, एक एल्डिहाइड में चला गया, बचा कितना? 3 कार्बन। 3 कार्बन के कितने MR? 3 कार्बन के 2 MR। और अगर 2 MR है, क्या यहां पे 2 आइसोमर हो गए? क्या 2 MR के 2 आइसोमर बनेंगे? क्या क्लियर है? सीधा पूछ लिया, हाउ मेनी एल्डिहाइड्स आर पॉसिबल विद दिस फॉर्मूला। तो एल्डिहाइड्स के लिए क्या होगा? C4H8O 4 कार्बन है, एक तो एल्डिहाइड में चला गया, बचे 3 कार्बन के 2 MR, 2 आइसोमर। कोई ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन। आंसर बढ़ो। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इट विल हार्डली टेक यू 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट अगर कॉन्सेप्ट हिला हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन के बनाने में तोते उड़ जाएंगे, होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पे फिर से, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट? यहां पे एसिड छूट गया है। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट? C5H10O2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो सबसे पहले, COOH बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? तो देखो टोटल 5 कार्बन है, एक कार्बन तो एसिड में गया, बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब पूछो 4 कार्बन के कितने MR? 4 MR। 4 MR मतलब कितने आइसोमर? 4 आइसोमर। आंसर कितना होने वाला है? 4। भाई इतना आसान है, इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड। MR वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और 10 सेकेंड में आपके पास आंसर आएगा। कितने मोनोवैलेंट रेडिकल है वो क्रिएट कर लिया, उतने ही आइसोमर होंगे। नेक्स्ट, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो टॉटोमेरिज्म के लिए बड़ी सिंपल कंडीशन होती है। पाई मतलब आपके पास 1 2 3 नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। 1 और 2 में पाई बॉन्ड होता है और थर्ड वाले पे अल्फा H होता है। 1 और 2 में पाई बॉन्ड होता है और थर्ड वाले में अल्फा H होता है। यहां पे आइए, यहां पे जब आप आओगे, बहुत सही, 1 में आपके पास 2 में पाई बॉन्ड दिख रहा है और थर्ड वाले में अल्फा H दिख रहा है। 1 और 2 में अल्फा H किसको बोलेंगे? चलिए एक बार दूसरे को देखते हैं। 1 और 2 में पाई बॉन्ड है, थर्ड पे अल्फा H है, इसमें तो होगा, सी में आंसर होने वाला है। डी में नहीं होगा क्योंकि आप देखो कहीं भी अल्फा H नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप जाओगे 1 और 2 में पाई बॉन्ड है, 3 में अल्फा H है, तो सी और डी फिक्स है, ए भी होगा। मैंने इसीलिए बोला था आप होल्ड करो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है
कि अल्फा एच का मतलब कार्बन, कार्बन का हाइड्रोजन। दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अल्फा एच का मतलब होता है sp3 एटम का हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन sp3 है, उसका हाइड्रोजन निकालोगे तो मैं इसका एक काम करता हूं ना, टॉटोमर ही बना देता हूं। व्हाट विल बी द टॉटोमर, इसका इनॉल फॉर्म बना देता हूं, सॉरी इनॉल है, कीटो बना देता हूं। ये है आपके सामने 1,2 का पाई बॉन्ड, 1,2 में 2 3 में चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो दिस विल बी CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये चला जाएगा, टॉटोमर बना दिया मैंने। ठीक है, 1,2 का बॉन्ड 2 3 में जाएगा और 3 का हाइड्रोजन 1 पे आएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। 1,2 का बॉन्ड 2 3 में जाएगा और 3 का हाइड्रोजन 1 पे जाएगा। 1,2 का बॉन्ड 2 3 में जाएगा, 3 का हाइड्रोजन 1 पे आएगा। तो अब देखो ACD कोई ऑप्शन है क्या? ACD ऑप्शन है। टॉटोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर C4H11N? C4H11N, सबसे पहले काम करते हैं ड्यू निकालते हैं। ड्यू कितना है? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N, ओ हो डिवाइड बाई 2, मतलब ड्यू कितना आ गया? 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया आपके लिए, क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया। कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स पूछ रहा है वो। प्राइमरी अमीन्स का मतलब हो गया NH2 से इधर कार्बन जुड़ा होगा, दिस इज प्राइमरी। कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के कितने MR होते हैं? 4 MR होते हैं। और 4 कार्बन के 4 MR मतलब 4 आइसोमर होंगे प्राइमरी अमीन। बोलो ठीक है क्या? 4 आइसोमर होंगे प्राइमरी अमीन। 4 कार्बन के 4 आइसोमर होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल पॉसिबल फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला आर। टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल पॉसिबल फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। एल्कोहल पूछ रहा है, तो कह रहा है एल्कोहल में कितने कार्बन हैं? टोटल 4। 4 कार्बन के कितने MR होते हैं? 4 MR। और 4 MR का मतलब कितने आइसोमर होंगे? 4 आइसोमर। क्या ये क्लियर है? 4 आइसोमर। तो बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के क्वेश्चन क्या चुटकियों में हो रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन क्या आपके पास चुटकी बजाते हो रहा है? विद इन सेकेंड्स हो रहा है। MR टेक्निक से इन टाइप के सारे क्वेश्चन संभव है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाउ मेनी GI आर पॉसिबल? बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी GI आर पॉसिबल? तो सबसे पहले देखो कहां कहां से GI शो होगा। तो दिस इज वन सेंटर जहां से GI शो होगा। देखो ये पाई बॉन्ड से GI पॉसिबल है। GI की कंडीशन आपको पता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और दोनों एंड पे डिफरेंट होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी और दोनों एंड पे डिफरेंट है। वेरी नाइस, GI शो हो रहा है। अब GI शो हो रहा है, जरा आप इसको देखो ध्यान से। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या ये आपको क्यूमुलीन नजर आ रहा है? स्पेशल केस, क्या ये आपको क्यूमुलीन नजर आ रहा है? बिल्कुल क्यूमुलीन नजर आ रहा है। और क्यूमुलीन नजर आ रहा है तो क्या ये GI शो करेगा कि OI? तो क्यूमुलीन का मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, डॉग और DO। अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो GI शो होगा, इवन पाई बॉन्ड है तो OI शो होगा। अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो GI शो होगा, इवन पाई बॉन्ड है तो OI शो होगा। जरा देखो यहां पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4। मेरे हिसाब से 4 तो इवन होता है, और अगर इवन है तो ये OI शो करेगा, GI नहीं शो करेगा। हमसे पूछा GI है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा लग रहा है इतू सा। ठीक है, तो कितने GI है बेटा? कितने सेंटर से GI शो हो रहा है? 1। N की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अच्छा, N की वैल्यू 1 हो गई। सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? दिस इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? दिस इज योर अनसिमेट्रिकल। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो कितना GI होगा? टोटल GI इज इक्वल टू 2 की पावर N। टोटल GI इज इक्वल टू 2 की पावर N, 2 की पावर 1। आंसर कितना आ रहा है? 2। कोई ऑप्शन है? आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखोगे यहां पे, हां, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ GI? फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपको बताना है। पहला वाला देख लो भाई, आपके पास ट्रांसफॉर्म है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म एंड सेकेंड वन इज सिस फॉर्म, है ना? मुझे बता दो एक एक करके। अगर मैं आपसे डाइपोल पूछूं, ट्रांस का डाइपोल 0 होता है, सिस में डाइपोल होता है।
है ना। ट्रांस का डाइपोल 0 होता है, मतलब आप देखो सिस का डाइपोल ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा, 2 ग्रेटर देन 1। अगर डाइपोल की बात करें तो 2 ग्रेटर देन 1 होने वाला है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, 2 ग्रेटर देन 1। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग इफिशिएंसी, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। स्टेबिलिटी, ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस, क्योंकि ट्रांस में तो अपोजिट साइड है, रिपल्सन कम है। सिस में आपके पास एक साइड है, रिपल्सन कम है। कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है? 1 2 1 2 2 1, पहले कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 1 2 1, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन में सेम तो दिया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, ई कॉन्फ़िगरेशन इज शोन बाय, इजेड पढ़ा है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर इजेड। तो कह रहे ई कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करने वाला है, आइए सॉल्व करते ई कॉन्फ़िगरेशन को। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N का जब डमी एटम बनाओगे तो क्या N N N आएगा, ठीक है। तो यहां पे N N N आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में जो डमी एटम है वो C कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना, तो ऊपर वाले पे जब डमी एटम बनाओगे, डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 ऑक्सीजन। क्लियर है, फाइन। अब इन दोनों में देखोगे, पहला एटम कंपेयर करते हैं, हाई प्रायोरिटी ऊपर है। इधर आ जाओ, इधर अब जब जाओगे तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? Cl H और H जुड़ा है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? कार्बन कार्बन और H जुड़ा है, कार्बन कार्बन और H जुड़ा है। मुझे पहला एटम कंपेयर करोगे, ऊपर वाला हायर प्रायोरिटी पे दिख जाएगा, दोनों हायर प्रायोरिटी पे है, ये Z हो जाएगा। ये नहीं है आंसर, हमसे E पूछा है, E पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जाओगे, बहुत बढ़िया है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो C C C आ गया यहां पे, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहां पे आ जाओगे तो कार्बन कार्बन और H है, C C और H है। किसकी हायर प्रायोरिटी होगी? ऑब्वियसली ऊपर वाले की प्रायोरिटी हायर होगी, दिस विल बी योर हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो नाइट्रोजन है तो इसकी हायर प्रायोरिटी ये हो गई, दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, Z हो जाएगा। जरा यहां आओ, जरा क्वेश्चन चेक करते हैं। CH और H है इसकी प्रायोरिटी, ठीक है, CCH है इसकी प्रायोरिटी, डायरेक्टली अटैच एटम है। नीचे जाओगे हायर प्रायोरिटी मिलेगा, ये O है बेटा, या डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, ऑक्सीजन है, दिस विल बी योर हायर प्रायोरिटी। दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, क्या आंसर यही दिख रहा है? ई ऑप्शन। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को भी देखूं तो यहां पे देखोगे ClHH आ रहा है, ClHH, और यहां पे आ रहा है CHH। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर वाले को हायर प्रायोरिटी दे देंगे, बढ़िया। इधर OOH दिख रहा होगा, इधर OHH दिख रहा होगा, क्या ये ऊपर वाला हायर प्रायोरिटी होगा? दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, क्या Z होने वाला है? दोनों हायर प्रायोरिटी सेम है, Z होने वाला है। केवल एक ऑप्शन है जो E है, दैट इज C ऑप्शन। हो गया क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच शो GI। तो बेटा GI के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दोनों एंड की पे डिफरेंट होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2,3 डाई मिथाइल पेंट 2इन, तो सबसे पहले पेंट 2इन बनाते हैं, एस्केलेटन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, पेंट 2इन तो ये रहा। 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल पेंट 2इन नहीं होगा शो, ये शो नहीं करेगा। रीजन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के इस वाले कार्बन पे फोकस करो, क्या दोनों सेम है? दोनों मिथाइल मिथाइल है, ठीक है, तो नहीं शो करेगा। यहां पे आ जाओ, 3 फिनाइल prop 2इन ओइक एसिड, तो prop बना लो 1 2 3, prop 2इन यहां पे आ गया, ओइक एसिड यानी कि ये कार्बन काउंट हो रहा होगा। 3 पे फिनाइल है, बढ़िया, 3 पे आपके पास पीएच लग गया, 3 फिनाइल पेंट 2 prop 2 इनोइक एसिड। क्या ये शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। देखो चौथा वैलेंसी फ्री है, दोनों डिफरेंट हो गए, यहां पे भी चौथा वैलेंसी फ्री है, दोनों डिफरेंट हो गए, दिस विल शो GI, बी ऑप्शन। आगे वाले ऑप्शंस में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों साइड सेम हो जा रहा है, इसलिए GI शो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ जरा,
द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, वेरी नाइस, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, आर और एस कन्फिगरेशन आपसे पूछ रहा है। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या है आरएस में, तो कैलकुलेट करते चलो। इस कायरल कार्बन पे प्रायोरिटी 1, फिर इस कार्बन पे ClCH प्रायोरिटी 2, इस कार्बन पे प्रायोरिटी 3, इस कार्बन पे प्रायोरिटी 4, हॉरिजॉन्टल पे है 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो HAR आएगा, मतलब दिस कार्बन इज आर, दिस कार्बन इज आर। नेक्स्ट इस वाले कार्बन की बात करते हैं, प्रायोरिटी 1, इस कार्बन की प्रायोरिटी 2, इस कार्बन की प्रायोरिटी 3, इस कार्बन की प्रायोरिटी 4, हॉरिजॉन्टल। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, HCS होता है, मतलब दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन। 2 पे R है, थर्ड कार्बन पे S है। जब आप कार्बन की नंबरिंग करोगे तो दिस इज फर्स्ट कार्बन की नंबरिंग, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, टोटल 5 कार्बन है इसमें। 2 पे R, 3 पे S, 2R 3S, आंसर आ गया आपके पास। राइट, क्लियर, आगे बढ़ो। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर। तो जब आप स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करते हो, मतलब GI एज वेल एज OI, मतलब यहां पे GI भी कैलकुलेट करना है और OI भी कैलकुलेट करना है। आ जाओ, तो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सेंटर है वो GI शो कर रहा है, देखो। उसके बाद ये वाला जो सेंटर है ये कायरल है, और अगर कायरल कार्बन हो गया तो क्या ये OI शो कर रहा है, GI शो कर रहा है और OI शो कर रहा है। N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। N की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2। अगर N की, अच्छा सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री है, देखो इधर BR इधर BR है ही नहीं, तो बीचों बीच इक्वल कटेगा ही नहीं, अनसिमेट्री हो गया। तो N की वैल्यू 2 है और आपके सामने अनसिमेट्री है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर N, 2 की पावर 2, मतलब आंसर 4। कोई है क्या, 4 ऑप्शन। ऑल गुड, ऑल गुड। तो ये सब बड़े आसान से क्वेश्चन है, यहां पे आ जाओ। विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, जो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भाई ये कायरल नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नहीं होगा। ये कायरल है, ये कार्बन कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कायरल नहीं है, मिथाइल मिथाइल सेम आ गया। ये कार्बन नहीं है, मिथाइल मिथाइल सेम आ गया। तो जो कायरल है वो आपके सामने सिंपली, जो कायरल है वो आपके सामने बी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, ऑल गुड, क्लियर। तो दिस इज विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल हो गया। आ जाओ, यहां पे भी देख लो, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से देखना, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जहां पे कायरल होगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो ये देखो, यहां भी कायरल हो गया, ये एक्टिव होगा, इनएक्टिव नहीं होगा, दिस विल बी एक्टिव बिकॉज ऑफ कायरल। ये जरा बोर्ड पे देखो, इसमें कायरल नहीं है, इसमें नो कायरल सेंटर, और चूंकि कायरल सेंटर नहीं है तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कायरल सेंटर आता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता, कायरल सेंटर नहीं है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां आ जाओ, क्या आपके पास पता चल रहा है, दिस इज DEO, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर क्यूमुलिन में इवन पाई बॉन्ड है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर क्यूमुलिन में इवन पाई बॉन्ड हो, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑड पाई बॉन्ड हो, GI शो करेगा। यहां पे भी देखोगे, दिस इज योर कायरल सेंटर, और अगर कायरल सेंटर आ गया तो दिस विल बी योर ऑप्टिकली एक्टिव। देखो कायरल सेंटर है, दोनों डिफरेंट है, लेफ्ट और राइट भी डिफरेंट है। तो आपके पास कायरल सेंटर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो विच इज इनएक्टिव, ऑप्शन बी। विच इज इनएक्टिव, ऑप्शन बी। आ जाओ, द सिंपलेस्ट एल्केनॉल एग्जिबिटिंग ऑप्टिकली एक्टिव इज, सिंपलेस्ट एल्केनॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा एल्कोहल है जो ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा यहां पे, तो आ जाओ, एन ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करते हैं, तो 1 2 फिर क्या आ गया, 3 और फिर 4, दिस विल बी योर एन ब्यूटाइल एल्कोहल, पहला वाला ऑप्शन। फिर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल में आ जाएगा CH3 CH, आइसोब्यूटाइल की बात करोगे तो दिस विल बी योर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। फिर सेक ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करोगे तो सेक ब्यूटाइल एल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा OH और CH3, दिस इज योर सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल वाले CH3 कार्बन
CH3 CH3 और यहां पे OH, टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं उसको, है ना। चलो, तो N ब्यूटाइल हो गया, आइसो ब्यूटाइल हो गया, सेक ब्यूटाइल हो गया, टर्ड ब्यूटाइल हो गया। सिंपलेस्ट एल्केनॉल जो ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी कि जो कायरल है, यहां पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं होगा। ये भी कायरल नहीं है, ऑप्टिकली देखो कायरल नहीं है, कायरल नहीं है क्योंकि दो मिथाइल सेम है इस कार्बन पे, ओके। ये वाला कायरल है, ओके, ये वाला आपके पास कायरल है। तो द सिंपलेस्ट एल्केनॉल विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दिस वन, ये कायरल सेंटर है। यहां पे भी कायरल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए सेक ब्यूटाइल होना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओगे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अरे आसान है भाई, ये क्या हो गया आपके पास कायरल सेंटर, ये क्या हो गया आपके पास कायरल सेंटर। भाई एन की वैल्यू कितनी है 2, क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ सिमेट्रिकल है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर सिमेट्रिकल हो गया। तो आइए ऑप्टिकली एक्टिव निकालते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव विल बी 2 की पावर n-1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जब इवन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव इस फॉर्मूले से निकलता है। अगर n का वैल्यू ऑड होता तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकलता? 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। बट यहां पे सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो n है तो p भी निकाल लो, p इज इक्वल टू n/2, आंसर आ जाएगा 2/2, आंसर आ जाएगा 1। तो 2 की पावर n-1 में क्या 2 की पावर 2-1 दिख रहा है? क्या 2 की पावर 1 दिख रहा है? आंसर आपका 2 दिख रहा होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव के बाद फिर आपको मेरे भाई मीजो आइए, मीजो दिखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव के बाद मीजो कितना होता है? मीजो इज सिंपली 2 की पावर p-1, 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 0, दैट मींस आंसर इज 1। तो मीजो आपके पास कितना आ गया है? 1। एक्टिव 2, मीजो 1। टोटल पूछ रहा है, टोटल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A प्लस M, एक्टिव प्लस मीजो जोड़ देते हो तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकल जाता है, दैट मींस 2 + 1, दैट मींस 3। अगर आपसे कोई पूछे इसमें इनएंशियोमेरिक पेयर, अगर आपसे कोई पूछे इनएंशियोमेरिक पेयर या फिर रेसिमिक मिक्सचर, तो क्या बोलोगे? जितने भी एक्टिव हैं डिवाइड बाय 2। आपसे टोटल पूछा था, आंसर 3 आ चुका था आपका ऑलरेडी। टोटल पूछा था मतलब A प्लस M पूछा था, मतलब आप देखोगे ये आपसे पूछा हुआ था, दिस वन वाज आस्क्ड। चलें आगे, एक्टिव हो गया फाइन, मीजो हो गया ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया 2 + 1 3, इनएंशियोमेरिक पेयर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ना सॉल्व नहीं करा रहा, कायरल का सेंटर है, खुद देख लेना, ये ड्रॉप आउट करूंगा आपको। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओनली 2 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है। कह रहे कौन सा आइसोमर है जिसमें केवल 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो एक बार एक काम करते हैं, एन ब्यूटेन बनाते हैं। एक बार यहां पे पॉसिबल है, एक बार 2 डिग्री यहां से पॉसिबल है, केवल 2 यहीं से बन सकता है। ओनली 2 आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, एन ब्यूटेन ही होगा। ओनली 2 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, एन ब्यूटेन होगा। चलो अगला वाला भी देख लेते हैं, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 और 4 पे डाइमिथाइल पेंटेन है। अच्छा, तो पहला यहां पे ऑप्शन आएगा 1, दूसरा यहां से पॉसिबिलिटी है, तीसरा, तो इसमें 3 आ जाएगा। हमें वो खोजना है जिसमें 2 आइसोमर पॉसिबल है। तो आइसोम 1 और 2 डिग्री, यहां करोगे सेम, यहां करोगे सेम, यहां पे 3 पॉसिबल है डिफरेंट, ये आंसर नहीं होगा। बेंजीन में भाई केवल 1 पॉसिबल है, बेंजीन में ऑल द वेराइटीज आर, केवल 1 ही पॉसिबल है और बाकी सब सेम है। 2 मिथाइल पेंटेन, यहां कुछ अलग हो सकता है। लेट्स ड्रॉ 2 मिथाइल पेंटेन, 5 हो गया, 2 पे मिथाइल है। एक पॉसिबिलिटी यहां से है, एक पॉसिबिलिटी यहां से है, एक पॉसिबिलिटी यहां से है, एक पॉसिबिलिटी यहां, एक पॉसिबिलिटी यहां। भाई यहां पे बहुत सारे पॉसिबल है, राइट? तो यहां पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो यहां 5 आइसोमर बन जाएगा। हमें पूछा था वैसा कंपाउंड ढूंढो जिसमें 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, दैट इज 1, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल दैट कंटेन 5 कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल दैट कंटेन 5 कार्बन इन पैरेंट चेन,
एक काम करते हैं, बनाते हैं 5 कार्बन। तो 5 कार्बन बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, 5 कार्बन। टोटल कितने हैं? 7 कार्बन। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दैट कंटेन 5 कार्बन इन द पैरेंट। अच्छा, दैट कंटेन 5 कार्बन इन द पैरेंट चेन। साइक्लो नहीं, ड्यू निकालो सबसे पहले। ड्यू निकालोगे तो 0 आ रहा है, ड्यू इज 0। अच्छा, ड्यू 0 आ रहा है, मतलब ओपन चेन है। पूछ रहा है केवल वही आइसोमर चाहिए जिसमें 5 कार्बन है पैरेंट चेन में। 5 कार्बन ही हो गया। अब 7 कार्बन के लिए क्या कर सकते हो? तो एक पॉसिबिलिटी ये है, 2 आ गया, 5 और 2 7, 1 2 3 4 5। एक पॉसिबिलिटी मेरे भाई ये है, राइट? अच्छा, 1 2 3 4 5। तो एक पॉसिबिलिटी बेटा ये है, 1 2 3 4 5। एक पॉसिबिलिटी ये है। नाइस। तो आप देखोगे 5 कार्बन है और 2 कार्बन को एडजस्ट करने का तरीका ये है। एक और पॉसिबिलिटी है जो आपसे मिस हो जाती है, वो ये है कि बीच में अगर आप 2 कार्बन लगा दो, 5 + 2 7, तो हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल कंटेनिंग 5 कार्बन इन द पैरेंट चेन? दैट इज 4 + 1 5। कितने पैरेंट चेन आपके पास 4 + 1 5 हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमर इन एल्केन? ये तो याद हो गया होगा, आइसोमरिज्म पढ़ाया था। चेन आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए? तो चेन आइसोमर के लिए मेरे भाई आपके पास 4 कार्बन चाहिए। चेन आइसोमर शो करने के लिए 4 आइसोमर चाहिए। पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कितने चाहिए? तो पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए 6 कार्बन चाहिए। चेन आइसोमर के लिए 4 कार्बन, फिर पोजीशन आइसोमर के लिए 6 कार्बन। दिस इज 4 और 6। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म इन एल्केन? दैट इज 4 और 6। 4 कार्बन 6 कार्बन, सिंपली। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड? आइए बेटा मीजो कंपाउंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन याद है? मीजो कंपाउंड में क्या होता है? 2 कायरल सेंटर होना चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। आ जाओ देखते हैं। 2 कायरल सेंटर है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। ऊपर एसिड नीचे अल्कोहल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता। इसमें भी नहीं आ सकता, ऊपर एसिड नीचे मिथाइल है। इसमें आ सकता है बट पीओएच है नहीं, ओएच के नीचे एच है। आप देखोगे केवल एक ये पॉसिबिलिटी है जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, और साथ में 2 काइरल सेंटर भी नजर आ रहा है। तो मिनिमम 2 काइरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसी को हम लोग मीजो कहते हैं। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिनिमम 2 काइरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज मीजो। नेक्स्ट आ जाओ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज 1, ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा नंबरिंग किया हुआ है। दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। चलो, अब इसमें आपको बताना है, क्या आपको याद है वो एक शॉर्ट ट्रिक ओटी से? अपोजिट साइड अगर है तो 3O, सेम साइड अगर है तो एरिथ्रियो। बढ़िया हो गया। अब आ जाओ, तो यहां पे आप देखोगे, क्या ये आपके सामने 3O है कि एरिथ्रियो है? सबसे पहले सेम साइड है, एरिथ्रो। ये वाला बताओ, सेम साइड है, एरिथ्रो। ये वाला बताओ, अपोजिट साइड है 3O, अपोजिट साइड है 3O। अच्छा, अगर राइट हैंड साइड पे आपके पास लास्ट वाले कायरल में राइट हैंड साइड पे OH है, दिस इज डी एरिथ्रियो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है तो L एरिथ्रियो। यहां पे आ जाओ, दिस विल बी D3O एंड दिस विल बी L3O। तो फर्स्ट वाले में डी एरिथ्रियो, D3O, फर्स्ट और सेकंड में डी एरिथ्रियो, डी एरिथ्रियो, डी एरिथ्रियो एक ही है। सेकंड वाले में D3OS, बिल्कुल सही बात, D3OS। थर्ड वाले में L एरिथ्रियोस और फोर्थ वाले में L3OS। क्या आपके पास ऑप्शन बी आ चुका है? क्या ऑप्शन बी एब्सोल्युटली क्लियर है? D3OS पूरी तरह से 1 2 3 4। आगे आ जाओ। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABCR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABCR। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ए और बी के बारे में पूछ रहा है, तो लेट्स डू ए और बी। नीचे है बेटा ए और बी। अच्छा, तो ए और बी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। OH OH, एक सेकेंड, ए और बी में ऑब्जर्व करो। OH OH, यहां भी OH OH है, H H, यहां भी H H है। अच्छा, अब देखो बड़ा आसान है ये।
अगर मैं ए को प्लेन में 180 डिग्री घुमा देता हूं, ध्यान से देखो जरा, या बी को ही प्लेन में पकड़ के 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या सेम बन जाएगा? भाई अगर मैं बी को पकड़ के 180 डिग्री घुमा देता हूं, अगर मैं बी को पकड़ के 180 डिग्री, अच्छा घुमाओ, बी को पकड़ के जब 180 डिग्री घुमाओगे तो देखो सी डब्ल्यू, बी को पकड़ के 180 डिग्री घुमाओगे तो देखो सी डब्ल्यू एच नीचे आ जाने वाला है, यस, COO CH3 ऊपर जाने वाला है, यस, CWH में OH लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और H राइट हैंड साइड में चले, क्या यही आएगा? ये और ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब इसमें और इसमें ए और बी में कंपेयर करो, ए और बी क्या है? ए और बी देखो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ए और बी में आप देखो 180 डिग्री घुमा दिया, कोई चेंज नहीं आया, 180 डिग्री घुमाने पे सेम आ गया। अब ए और बी में कंपेयर करोगे तो क्या है ये दोनों, ध्यान से देखिएगा, क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है? ये मिरर इमेज है, बट अगर मैं इसको निकालूं और इसके ऊपर रखूं तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं? दे आर इनएंशियोमर्स। कोई ए और बी में इनएंशियोमर का है क्या? ए एंड बी आर इनएंशियोमर, सीधा ए और बी में ही आपके पास पूछा गया है, ए एंड बी आर इनएंशियोमर। आप चाहें तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी देख सकते हो, चलो निकालते हैं। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 हॉरिजेंटल है, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो आर आएगा। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 हॉरिजेंटल है, 1 से 2 से 3 जाओगे तो HCS आएगा, ये बेटा S आएगा, पहले वाला R दूसरे वाला S, इसका कैलकुलेट करो। प्रायोरिटी 1 2 नीचे 3 यहां 4, दिस इज हॉरिजेंटल, 1 से 2 से 3 दिस इज HAR, सॉरी HCS, 1 से 2 से 3 दिस इज रुक जा भाई, 1 से 2 से 3 दिस इज HCS, तो ये वाला बेटा S हो जाने वाला है। इसमें आ जाओ, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, 1 से 2 से 3 तो दिस विल बी HAR। तो देखो क्या अपोजिट कंफिग्रेशन है, बिल्कुल, R का S हो गया, S का R हो गया, कंप्लीटली अपोजिट कंफिग्रेशन है। अगर अपोजिट कंफिग्रेशन है तो इनएंशियोमर है। तो दो तरीके से आपने देख लिया, या तो सीधा देखो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इनएंशियोमर आएगा, या तो अपोजिट कंफिग्रेशन आ रहा है, अनसिमेट्रिकल के साथ साथ कंप्लीटली अपोजिट कंफिग्रेशन इनएंशियोमर कहते हैं। अनसिमेट्रिकल एंड कंप्लीटली अपोजिट कंफिग्रेशन इनएंशियोमर कहते हैं। आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, मीजो टार्टरिक एसिड, ये कर लेना आप, मीजो टार्टरिक एसिड कर लेना आप। नेक्स्ट, ये सिंपल है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, मीजो हो गया, आंसर आएगा ए ऑप्शन। चलो, फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। आप देखोगे तो HOHCH3 HOH, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो हमने पढ़ा है अगर एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरा कार्बन घुमाया जाए तो इट इज सेम। लेकिन 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 आप इसमें और इसमें कोई डिफरेंस समझ पा रहे हो? देखो ये सेम है, ये और ये कंपाउंड सेम है, लेकिन इस और इस कंपाउंड में क्या ऑड इंटरचेंज हुआ है बेटे? इसमें और इसमें क्या ऑड इंटरचेंज हुआ है? और ऑड इंटरचेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। तो लेट से अगर ये R होगा तो ये क्या हो जाएगा? S, या अगर ये S होगा तो क्या हो जाएगा? ये R। ऑड इंटरचेंज में अपोजिट हो जाता है। तो अब देखो ध्यान से, ये सेम होगा बट ये बदल गया है, एक सेम है एक बदल गया है, क्या पार्शियल चेंज है? डायस्टीरियोमर। एक सेम है एक बदल गया है, अगर पार्शियल चेंज है दिस इज डायस्टीरियोमर। एक सेम एक बदल गया है, अगर पार्शियल चेंज है इट इज डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट, कौन मीजो है? देखो ये मीजो हो नहीं सकता, POS नहीं है। ये मीजो हो नहीं सकता, देखो बेटा Cl के सामने H, POS नहीं है। ये मीजो है, बिल्कुल सही बात है, ये मीजो है, मिथाइल के सामने मिथाइल है। ऑप्शन थर्ड ओनली, कहीं पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन। दो कायरल सेंटर भी हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मीजो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, मीजो फॉर्म में विच ऑफ दिस इज अ मीजो? देखो POS नहीं है, मीजो नहीं होगा, POS नहीं है, मीजो नहीं होगा, लेकिन ये वाला POS है, कायरल भी है और POS भी है, मीजो हो जाएगा। तो थर्ड ओनली, ये उसी का अपडेटेड वर्जन था।
फाइंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे से। इसमें रिलेशनशिप बताना है। तो आप अगर देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर वाले में ऑड इंटरचेंज हुआ है, राइट? हां, ऊपर वाले में ऑड इंटरचेंज हुआ है, बहुत बढ़िया, मतलब ऊपर वाला अपोजिट हो गया। नीचे वाले में भी ऑड इंटरचेंज हुआ है, मतलब ये भी आपके पास ऑड इंटरचेंज हो गया है। एक काम करते ना, पहले दोनों को सिमिलर करते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप। एक काम करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहां मिथाइल और मिथाइल है ना ऊपर नीचे, तो यहां भी मिथाइल और मिथाइल लाना पड़ेगा, तब जाके आप कंपेयर करोगे। डिफरेंट को कंपेयर नहीं करोगे। तो मैं इसका तरीका बता देता हूं। देखो, इस वाले को रोटेट एंड ब्रिंग मिथाइल ऑन वर्टिकल लाइन। रोटेट एंड ब्रिंग मिथाइल ऑन वर्टिकल लाइन। बेटा आपको रोटेट करना है और मिथाइल को वर्टिकल लाइन पे लाना है, ठीक है? जब वर्टिकल लाइन पे दोनों मिथाइल आ गए तब आप कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक बात है? चलिए, तो उसमें आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में? तो ये बेटा होमोमर अभी है, होमोमर है, ठीक है? नेक्स्ट, दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चन बेटा, कुछ क्या, ये लास्ट है आपके पास, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन लास्ट के मैं होमवर्क दे रहा हूं, बाकी खुद करिएगा। 3 क्वेश्चन में लास्ट के होमवर्क दे रहा हूं। 45 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है? ऑब्वियसली समझाना, पढ़ाना, एवरीथिंग है, टाइम ज्यादा लगता है, बट आपको 45 क्वेश्चन 30 मिनट्स में करने हैं। ब्रेस अप योरसेल्फ, राइट? थोड़ा सा मोटिवेशन, एनर्जी हाई रखिए अपने अंदर, है ना? और बाकी हो जाएगा। ये मैं टेलीग्राम में अभी डाल रहा हूं। माई टेलीग्राम ID इज t.me/vtsir1, ठीक है? दिस इज माई टेलीग्राम ID। आप इस पे कनेक्ट होइए, इस पे मैं ये PDF डाल दूंगा, आप वहां से इसको पिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं आपसे आज शाम में। एक सेशन है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो कंप्लीट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये चारों चैप्टर आज हम करने वाले हैं, ठीक है? मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।